Good morning to all. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। सबका वेलकम, सबका स्वागत। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तो 11 अप्रैल है। महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले की जयंती है और आज ईद भी है। और अभी चैत्र नवरात्रि की तृतीया भी चल रही है, तो बड़ा शुभ दिन है। तीनों चारों चीज आज मिल रहा है कि नवरात्रि का व्रत भी चल रहा है लोगों का, ईद का दिन है और महात्मा ज्योतिबा फूले का जयंती है। तो ये तीनों के उससे आज हम सारे लोग अपने अपने जगह पे छुट्टी भी है और सब इसका अपना यूज भी कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी दीदी हम लोगों ने पिछले साल भी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 4 दिनों तक ऑनलाइन सेशन मनाया किया था, फूले अंबेडकर ऑनलाइन व्याख्यानमाला, जिसमें डिफरेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन हुआ था। कई पैनल से कई एक्सपर्ट लोगों ने अपनी एडवाइस दी थी कि फूले साहब, ज्योतिबा फूले और अंबेडकर साहब ने कैसे बताया कि समाज को एजुकेट होना जरूरी है। अगर एजुकेट होंगे तो एक तो अपना भी विकास करेंगे और समाज के और लोगों का भी विकास करेंगे। तो जो हमारी सबकी एक डिजायर है कि खुशहाली और हैप्पीनेस रहे, तो वो संभव हो सकेगा। तो लास्ट ईयर 4 दिनों के प्रोग्राम में इसका काफी फायदा हुआ था। हमारे टीम हम होंगे कामयाब के जो एजुकेटेड बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन लोगों ने इसका लाभ लिया था। अभी 2-3 दिन पहले हमने कई लोगों से पूछा कि इस साल किया जाए या न किया जाए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं सर, इसको जरूर किया जाए, क्योंकि इसमें स्पीच आती है और हमको राइटिंग स्किल भी मिलती है, स्पीकिंग स्किल भी मिलती है और गाइडेंस भी मिलता है, और टोटल मिला के जो मोरल बूस्टअप है वो भी हमारा होता है। तो हमारे सारे स्टूडेंट और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं समाज के, और कई सारे लोग हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करते हैं, वो सारे लोग भी इससे जुड़े हैं और जुड़ेंगे। तो चारों दिनों का हमारा अलग अलग दिन का प्रोग्राम है। आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में चूंकि हॉलीडे है, तो इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हम लोगों ने टाइमिंग दिन में रखा है 11 AM से 12:20 AM तक, 12:20 PM तक। दो लिंक है, एक 11 बजे से 11:40 तक और दूसरा 11:40 से 12:20 बजे तक। तो ये आज का दो प्रोग्राम है। इस आज के प्रोग्राम में इसके अलावा कल और परसों के प्रोग्राम है। चूंकि वर्किंग डे है, तो कल और परसों शाम को है 8 बजे से 9:20 रात में। दो लिंक क्रिएट होगा, उसको हम लोग कल और परसों मतलब 12 और 13 फ्राइडे और सैटरडे ज्वाइन करेंगे। और संडे को फिर संडे है और अंबेडकर साहब की जयंती है, जो एक और गेस्टेड हॉलीडे है। तो उस दिन फिर 11 AM से 12:20 PM तक दिन में ऑनलाइन हमारा व्याख्यानमाला का सीरीज रहेगा। तो इस तरह से चारों दिन हम 1 आवर 20 मिनट्स का डिस्क्रिप्शन चलेगा। अलग अलग लोग आएंगे, अपनी बात कहेंगे, और किसी को कुछ पूछना हो, एडवाइस लेना हो तो ले सकते हैं। आज के इस क्रम में हमारा जो कार्यक्रम है, एक स्वागत वंदना है, इसके बाद आभा दीदी का मैसेज है, और उसके बाद फिर हमारे अर्चना मैडम का मैसेज है। तो ये दोनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चूंकि ये टीम बच्चों की है, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसी तरह चाहता हूं कि वो खुद ऑर्गेनाइज करे, जिससे उनको थोड़ी सी आइडिया होगी और थोड़ा सा डिटेल होगा। तो आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मिस रेखा है, रेखा कुमारी, वेस्ट चंपारण से। उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं कि वो कार्यक्रम को शुरू कराएं, और कंक्लूडिंग में एक मिस नीतू रहेंगी, वो कंक्लूड करेंगी। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हैंड ओवर करते हैं रेखा को। रेखा, आप हो? रेखा? Yes. हाँ Good morning, रेखा, sir. आप Good morning. वेलकम, वेलकम रेखा, आप स्टार्ट Good कराएं morning. जी। Okay, sir. So first of all, good morning to all of you. Good morning, ma'am. Myself Rekha Kumari, and I am from West Champaran, Bihar. Now I am in graduation second year, and I am preparing for civil service examination. As per the previous year, now we all are celebrating this Phule Jayanti program. First, I am very thankful to you, sir,
that you give me this opportunity to say something about biography of Phule, Mahatma Jyotirao Phule, and also do welcome of respected Abharani ma'am and Archana ma'am. So, as we all know that Mahatma Jyotirao Phule was from Mali community, and he was a social reformer. Um, he founded the Satya Sodhak Samaj, and the aim of this movement was social service and esprit education among social service and esprit education among women, and also lower caste people. And Mahatma Jyotirao Phule and his wife both has opened the first school for women in 1848. Mahatma Jyotirao Phule wanted a social transformation, not just social reform. He wanted a society which was free from exploitation. And as per the same, the director and founder of this team, Hum Honge Kamyab, J.S.K. Kushwaha sir, is doing such a great work for the upliftment of education of girls and as well as boys. And also the team of Hum Honge Kamyab is also doing a good work for providing guidance and education for the needy students. I dedicate some lines to the SK sir and all the respected teachers and guideliners of this team that good teacher is like the rising sun that comes to fill the empty and dark minds with the light of education. Now I welcome to respected Abharani ma'am. She is an IRS of 1996 batch and present posted in Delhi as Chairman cum Development and Finance Corporation, Ministry of Monetary Affairs. She had a rich experience of 27 years in the government in the areas of assessment, training, administration, directorates. Also worked on deputation with Ministry of Finance. Now I wanna tell about her educational and qualification that she has done PhD in Management, Organizational Behavior and HR, MPhil in Sociology from JNU, MA in Extension and Development from IGNOU, Diploma in Training and Development from ISTD, and also certificate courses in creative problem solving, demystifying mindfulness, a life of happiness and fulfillment, social psychology, Buddhism, and modern psychology and science of success from Coursera. She has a certified trainer by Department of Personnel and Training, Government of India in the aspect of design, management and evaluation of training, also certified trainer for monitoring and facilitation. I wanted to share her field work, like project work done in the field of implementation of midday meal scheme, study on impact of Swachh Bharat mission, study on employee engagement in the period of coronavirus pandemic. So now I welcome to you respected Abharani ma'am. Please, welcome ma'am. थैंक यू रेखा दीदी का स्वागत किया आपने। तो दीदी बोलेंगी, मैं दीदी से एक परमिशन लूंगा, आभारानी दीदी से, कि एक हमारी वंदना करने के लिए मिस रीति साक्या है, वो वंदना से शुरुआत करेगी। तो अगर आप कहेंगे तो जस्ट वंदना कर देगी 5 मिनट, फिर आपका स्पीच शुरू होगा मैडम। दीदी जी, जरूर जरूर। रेखा रीति साक्या, आप रीति साक्या को बुलाओ, एक वंदना कर देगी, वो है लाइन पे। यस प्लीज रीति साक्या, आप वंदना अपना कंटिन्यू रखें। वेलकम। यस रीति साक्या। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सभी को नमस्कार। तो मैं आप सभी के सामने बुद्ध वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस आ रही है। हाँ आ रही रीति। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना, हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना, ज्ञान बता जाना।
शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। दुनिया में आडंबर फैला, तनुजला मनवा है मैला। शील का साबुन ला के दे जा, मानवता का पाठ पढ़ा जा। करुणा से दया करना, शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। ज्ञान बता जाना, शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। पंचशील है मंगलकारी, जन जन के ये है हितकारी। से आकर ज्ञान सिखा जा, आई हूँ मैं शरण तुम्हारी। मेरे घर भी चले आना, शील सिखा जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। हे शाक्य मुनि भगवान ज्ञान बता जाना। थैंक यू। थैंक यू रिधि, बहुत बढ़िया शुरुआत किया तुमने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबको मैं बताऊंगा ये रीति है, शी इज नाइस सिंगर। बहुत सारे गाने, जितने भी वंदनाएं हैं सरस्वती पे, बुद्ध पे, कबीर पे, हर चीज पे इनको बहुत बढ़िया गाने का वो है। और साथ में संगीत का भी इनका बढ़िया, वो कभी कई सारे और कार्यक्रम करती रहती हैं। तो रीति को कल हमने बोला तो जस्ट ये एग्री की हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो रीति इन क्लास 8 और क्लास 9, तो हम लोग बेस्ट विशेष करते हैं रीति, आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ो और पढ़ाई में भी आगे रहो। ब्लेसिंग से हम सारे लोगों की। जी, अब आवाज आवाज दीदी को बोलेंगे। दीदी आप शुरू करें, रीति के बारे में कुछ कह के अगर बोलना चाहे तो बोल सकते। जी दीदी। थैंक यू कुशवाहा जी। रीति के बारे में कहना चाहूंगी कि उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, और आप अगर शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रही हैं तो ज़रूर लीजिए। बिकॉज शास्त्रीय संगीत जो है वो आपकी आवाज़ को और मांझेगा, और आप और बेहतर प्रस्तुति कर सकती हैं। तो आप इसको ज़रूर जहाँ से भी, और ये ध्यान रखिएगा कि गुरु जो हैं वो आपके उचित मिलें, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत गुरु मिल जाते हैं जो आपकी शुरुआत गलत करा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और मेरा यही कहना है कि आप इसको प्लीज परस्यू करिए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है बोलने के लिए, उसमें अब महात्मा फूले के शिक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने को कहा गया है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके मैं थोड़ा सा उनके लाइफ का बैकग्राउंड भी देना चाहूँगी, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति जो अपने उसकी जो विचारधारा बनती है उसमें उसके जीवन के अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पता तो तो लीजिएगा। जैसे कि महात्मा फूले जो थे, उनके पिताजी अ, रेखा ने बताया कि वो माली समुदाय से आते थे। आप सबों को ज्ञात होगा कि पुणे में पेशवा की एक सीट थी, और पेशवा के लिए ये फ्लावर्स सप्लाई करने का काम इनकी फैमिली करती थी। तो जाहिर है कि अब पेशवा के निकट थे तो थोड़ी सी समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी थी। और बचपन से महात्मा फूले को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। मैंने धनंजय कीर साहब ने एक किताब लिखी है महात्मा फूले के बारे में, वो किताब मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, बट मैंने कल उस किताब के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया, और मुझे लगा कि मैं इसको कहीं से भी ढूंढ के पढ़ूंगी। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अगर ये किताब मिले तो इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि मैंने उसका जो सार संक्षेप वही मुझे हाथ लगा और मैंने उसको पढ़ा।
तो उन्होंने उनकी इनिशियल लाइफ के बारे में बताया है कि जब वो मराठी भाषा के स्कूल में गए, तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे यहाँ मतलब जो जाति प्रथा है वो इतना गहरे तक बैठी हुई है कि आज की हालत में, जबकि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, उसके बावजूद जो है ये जातिगत व्यवस्था और उससे रिलेटेड जो भेदभाव है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब महात्मा फुले समाज में थे, उस वक्त कैसी स्थिति रही होगी। तो जब वहाँ उस समय मनुस्मृति का बोलबाला था, और आपको पता ही है कि चूंकि ये पेशवा की सीट थी, तो वहाँ पे ब्राह्मणवाद का भी बहुत कठोर प्रभाव था वहाँ के समाज पे, और वो मनुस्मृति को ही अपना कानून मानते थे, जिसमें कि एक प्रावधान ये भी था मनुस्मृति का कि स्त्रियों और शूद्रों को जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है वो पढ़ना मना है। तो इस कारण से उनकी कोई शिक्षा नहीं होती थी। तो आप अगर सोच लें कि अगर स्त्रियां ऑलमोस्ट 50% जो जनसंख्या का पार्ट है, और बहुजन लोग हैं, क्योंकि शूद्र और बाकी लोग समुदाय को अगर हम करें तो वो ऑलमोस्ट जो है, आप समझिए कि 40% और, यानी कि 90% लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार हमारे समाज में नहीं था। बहरहाल महात्मा फूले ने पढ़ने की कोशिश की, वो मराठी माध्यम वाली स्कूल में गए, तो उनको इतनी तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो स्कूल में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरी चीज कि उनकी माता का देहांत भी उनके बचपन में ही हो गया था, और उनकी एक दूसरी रिश्तेदार थी सगुना बाई, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो सगुना बाई ने क्या किया कि उनके लिए घर में ही पढ़ाई की व्यवस्था करी धीरे धीरे। लेकिन जब पढ़ाई उनकी घर में जारी रही और वो थोड़े से बड़े हुए, तो उनके पिता ने कहा कि भाई आप खेती बाड़ी के काम में जुट जाइए, पढ़ाई वढ़ाई तो रहने दीजिए, हमारी जाति का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। लेकिन महात्मा फूले के अंदर वो एक ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ही जबरदस्त इच्छा थी। तो उनको, हालांकि वो काम में तो लग गए खेती बाड़ी के, लेकिन उनको था कि मैं ये पढ़ाई कैसे करूं, और स्कूल में जा नहीं सकते थे, वहां से निकाले जा चुके थे। तो उनका परिचय हुआ, और उनकी वापस शिक्षा शुरू करने में एक मुसलमान शिक्षक और दूसरे एक मिशनरी स्कूल था वहां पे, उसके पादरी ने उनकी बड़ी मदद की, और वो अल्टीमेटली मिशनरी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, और वहीं से उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। तो इस तरह से उनका इनिशियल जो, आप समझ सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने की उसकी इच्छा के लिए उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, तब उनकी आंखें खुली कि भाई ये जो हमारे समाज में चल रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज, वो एक थिंकर हुए हैं, दार्शनिक हुए, थॉमस पेन करके। उनकी एक किताब थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उस किताब को उन्होंने, उनकी प्रति अपने पास रखी थी, और उसको बिल्कुल रामायण और बाइबल की तरह वो उसको पढ़ते थे। उस किताब का नाम था द राइट्स ऑफ मैन। उस किताब को बार बार पढ़ते थे, और उनको ये लगा कि भाई ये जो समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच जो असमानता का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जन्मजात सभी मनुष्य बराबर हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि जब तक शिक्षा लोगों को नहीं मिलेगी तब तक वो इस वास्तविकता को महसूस नहीं कर पाए। ये जो उन्होंने ब्राह्मणवाद पे एक बहुत कठोर प्रहार किया, और उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणवाद जो है, इनका पूरा कुचक्र यही है कि जनता को, ज्यादा से ज्यादा जनता को मूर्ख रखा जाए, ताकि लोग जो है उनके कहे में आकर शिक्षा की तरफ ना जाए, और जो उनसे कहा जाए उतना ही करें। ये जब उन्होंने बात शुरू की, तो सबसे पहले उनके पिता ने ही उनका विरोध किया कि तुम इस तरह की जो सदियों से चली आ रही प्रथा पे तुम ये कैसे कुठाराघात कर सकते हो, कैसी बातें करते हो, तुम क्या क्रिश्चियन बन चुके हो। तो उन्होंने कहा, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन बनना नहीं चाहता हूँ। हालांकि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी अच्छी बातें, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म का सुधार करना चाहता हूँ। ये उनका मंतव्य था। फिर पिता के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा वहां तत्कालीन जो ब्राह्मणवाद था इसका, कि उन्होंने, पिता ने उनको और उनकी पत्नी
माननीय सावित्रीबाई फुले जी को घर से निकाल दिया। और जब सावित्रीबाई फुले से उनका विवाह हुआ तो सावित्रीबाई फुले, जैसे कि उस समय की स्थिति थी, वो बिल्कुल ही अशिक्षित थी। उनको ज्योतिबा फुले ने उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, खुद से उनको पढ़ाया लिखाया, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है उसमें सहयोग करो। और उन्होंने पहले सभी के लिए एक स्कूल खोला, और उसके बाद पर्टिकुलरली विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था की, जिसमें उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जो हैं वो लड़कियों को शिक्षा देने का काम करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा जो है उसका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से होना चाहिए। ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जो लोक परलोक की बातें करें। उन्होंने कहा कि हमारा काम जो है, जैसे अगर हम कृषि से के व्यवसाय पे जुड़े तो हमारी शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि हमें कृषि के बारे में जानकारी मिले, हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे उत्तम रखना है इसकी जानकारी मिले, हमें इतिहास की जानकारी हो, भूगोल की जानकारी हो, भाषा हमारी कैसे समृद्ध हो उसके लिए हमें व्याकरण की जानकारी मिले। तो उन्होंने इन चीजों पे जोर बहुत दिया कि जब शिक्षा दी जाए तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि वो शिक्षा हमारे जो दैनिक जीवन में वो हमारे लिए, हम जीवन जीने के लिए मददगार हो सके। ये नहीं कि हमने वहाँ बैठ गए और हमने वेद की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, जो कि हमारे से आप स्वर्ग नरक जीवन मरण आत्मा इन सब की बातें करता हो। उन्होंने कहा कि इसका महत्व तब तक नहीं, इन शिक्षाओं का महत्व उस आदमी के लिए नहीं है जो आदमी अपनी जिंदगी ठीक से गुजार नहीं पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि वो अपने जीवन को, जो उसका वास्तविक जीवन है, उसमें वो सुधार ला सके। तो कुछ चीजें मैं अभी आपको मोटे मोटे तौर पे ये बताऊंगी कि उनका जो, उनकी शिक्षा के बारे में जो उनके विचार थे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे। अब उस समय आप देखोगे कि जो अंग्रेजों ने शिक्षा नीति बनाई उसमें उन्होंने मैकाले, आप सबको पता है कि मैकाले की शिक्षा नीति थी, जिसमें मैकाले का मेन फोकस ये था कि लोग अंग्रेजी सीखें और अंग्रेजी सरकार की नौकरी के लिए तैयार रहें। तो महात्मा फुले इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने मैकाले का विरोध किया। उन्होंने जब हंटर कमीशन आया तो शिक्षा सुधार के लिए अंग्रेजों ने एक हंटर कमीशन बनाया था, तो उन्होंने हंटर कमीशन के सामने एक रिटन सबमिशन दिया उनको कि हमारी शिक्षा जो है वो हमारे लिए उपयोगी होनी चाहिए, और हमसे पूछ के उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो हमसे पूछ के बनाया जाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सके। उस समय अंग्रेजों का क्या था कि वो उच्च शिक्षा पे थोड़ा ज्यादा उनका फोकस होता था, लेकिन महात्मा फुले ने कहा कि नहीं, जो फोकस होना चाहिए शिक्षा का वो प्राइमरी एजुकेशन पे होना चाहिए, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। उन्होंने इतना तक कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स का एक पार्ट है। आपको हर किसी को, जिसकी गूंज हमें सुनाई देती है जब संविधान बना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको एक जगह दी गई इस तरह करके कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जाए। और इतने सालों के बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको 2004 से 9 जो यूपीए का फर्स्ट का कार्यकाल था उसमें पहली बार इसको पास किया गया पार्लियामेंट से। तो आप समझिए कि कितने सालों पहले, 150 साल पहले महात्मा फुले ने जिस चीज की बात की थी उसको निर्धारित करने को हमें इतने 100 साल से ऊपर लग गए। तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाना चाहिए। दूसरी चीज उनका ये भी ध्यान था कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो केवल कंपलसरी ना हो जाए, वो कारगर भी। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हों उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वही शिक्षा की नींव डालेंगे। उनकी जो सैलरी हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। उसके बाद उन्होंने ये भी ध्यान कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा शिक्षक जो हैं प्राइमरी स्कूलों के, वो छोटी जाति के लोगों से लिए जाने चाहिए ताकि जो उनकी एम्पैथी हो, उनकी सेंसिटिविटी जो है लोगों की जरूरत की तरफ ज्यादा हो।
और मे भी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये भी एक कारण रहा होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की एक कल्पना की होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि बाबा साहब महात्मा फुले को अपना गुरु मानते थे। तो ये था कि उनका प्राइमरी स्कूल के शिक्षा के प्रति उनका बहुत उस पे उनका बड़ा जोर था। दूसरे उन्होंने कहा था कि स्त्री की शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी की पुरुषों की। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि उन्होंने कई स्कूल खोले। समाज में जो स्त्रियों को लेकर कुरीतियां थी उनका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने उस समय बाल विवाह और विधवा जो थी, जो कम उम्र में विधवा औरतें हो जाती थी उनके विवाह की कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और कम उम्र में जो विधवा होती थी उनको समाज में बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। बल्कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक श्याम बेनेगल का एक भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके उन्होंने एक सीरियल बनाई थी, काफी पहले 80s में बनी थी। उसमें उन्होंने महात्मा फुले के ऊपर एक एपिसोड बनाया है। उसमें वो एक स्टोरी उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी की दी है कि कैसे उसे घर से निकालने की, उसके बच्चे को मारने का, उसको सुइसाइड के लिए पुश करने के लिए उसके घर वाले कोशिश करते हैं, और कैसे सावित्रीबाई फुले जो है वो उनकी रक्षा करती हैं, उनके उस विधवा ब्राह्मणी और उसके बच्चे की। इसके अलावा उन्होंने एक विधवा आश्रम की भी स्थापना की जहाँ जो है वो महिलाएं सम्मान पूर्वक अपने जीवन को बिताने की राह ढूंढ सकें। तो हम कहते हैं कि जो स्त्रियों के बारे में मूल रूप से स्त्रियों की भलाई का जो कार्यक्रम था वह भी आधुनिक काल में जो है वो महात्मा फुले ने ही शुरू किया था। आप कहोगे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बातें करते हैं हम, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने भी किया था, बट आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि महात्मा फुले ने उन स्त्रियों की बात की थी जो पिछड़े समुदाय से आती थी, जो दलित समुदाय से आती थी, जो गरीब तबके से आती थी। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि कुलीन लोगों की स्त्रियों के बारे में अधिक उनका जोर होता था, बट महात्मा फुले का जोर हमेशा जो गरीब और पिछड़े तबके के लिए हुआ है। अब हम आते हैं कि उस हंटर कमीशन में जब उन्होंने प्रतिवेदन दिया था उसके बाद किस तरह से उसको सरकार ने उसके ऊपर तवज्जो दी, कैसे उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने महात्मा फुले की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि उनको म्युनिसिपल कमेटी का भी मेंबर बनाया गया। और जब ड्यूक ऑफ कनॉट आए थे तो उन्होंने महात्मा फुले ने कहा कि ये लोग जो आपकी पत्र पर पुष्प से आपका स्वागत कर रहे हैं ये असली भारतीय नहीं। अगर आप असली भारतीयों से मिलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आए, हम आपको गांव में लेके जाते हैं जहां असली भारतीय रहते हैं, तभी जाके आपको असली भारत और असली भारतीयों का ज्ञान होगा। तो ये संक्षेप में महात्मा फुले की जो उनकी शिक्षा विषयक जो उनके विचार थे वो मैंने रखा। मैं ये भी आपको आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो कि अवेलेबल है अमेजोन पे। मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ी थी, उसको मंगवाई थी, उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा भी उन्होंने कई और किताबें भी लिखी हैं, उसको भी अगर आप पा सकते हैं तो उसको आप जरूर पढ़ें, जिससे कि उनके बारे में आपको और ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। गुलामगिरी लिखी है उन्होंने, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। और ये किताबें उन्होंने मराठी में लिखी हैं, जिनमें से कई का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। उसके अलावा जो मैं उनके शिक्षा संबंधी जो विचार थे वो उनके ही कुछ शब्दों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, जो उन्होंने उनके विचार के रूप में कई जगह मतलब आप देखोगे तो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे। वैसे तो कई हैं, लेकिन इसमें जैसे ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये 100% आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा पे जरूर ध्यान दें, अपने को शिक्षित जरूर बनाएं। और उनका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल विद्यालय खोले, लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, और पहली बार जो हम अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, वयस्क शिक्षा,
वयस्क शिक्षा का भी जो कॉन्सेप्ट था वो महात्मा फुले के इस टाइम में ही आया था। और उन्होंने कहा कि जो लोग पीछे रह गए, जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, उसके लिए उन्होंने रात्रि पाठशाला का आयोजन किया, जो कि जब मैं बच्ची थी तब तक ये रात्रि पाठशाला ही चलती थी, ये मुझे याद है। तो इस क्षेत्र में भी वो पायनियर रहे थे। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने और दुनिया को उस दुनिया से बेहतर छोड़ने का प्रतीक है जो हमने पाया। मतलब क्या? मतलब कि हम अपनी उस दुनिया में जिसमें रहते हैं और जो हमें मिली है, उससे ज्यादा उस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिसको हमने जैसे पाया था उससे उसको बेहतर बनाएं। अगर हमारे समाज में 100 लोग अशिक्षित हैं, तो हमारे जब हम जाएं तो कम से कम 50, 60, 70 लोगों को तो शिक्षित बना के ही जाए। तो कुछ तो ऐसा जरूर करें। और जो सबसे ज्यादा कोटेड उनका स्टेटमेंट है, वो है कि शिक्षा के बिना समझदारी खो गई। आपका समझदारी, जो विवेक होता है, अच्छा बुरा को समझने का जो हमारा ज्ञान होता है, वो खत्म हो जाती है। और समझदारी के बिना नैतिकता खो गई। जब हमें अच्छा बुरा समझने की जब हमारे पास कोई तरीका हमारे पास नहीं होता है, तो हमारी नैतिकता खो जाती है, जिसको मोरालिटी कहते हैं। और नैतिकता अगर आपकी चली गई तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और यहाँ पे नैतिकता का अर्थ वैल्यू सिस्टम से भी होता है कि किस तरह के वैल्यू हमें हमारे लिए निर्धारित करने चाहिए और किस तरह उनका पालन करना चाहिए। और अगर आपका डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता, तो आपके पास जाहिर है कि धन भी नहीं होगा। धन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शूद्रों को मनुस्मृति में वैसे भी धन रखने का अधिकार नहीं है। उसमें उन्होंने कहा, मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि इनको धन रखने का, संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर शूद्र कोई धन संग्रह करते हैं, तो समाज के ऊपर के तबकों को यह अधिकार है कि उनसे वो धन छीन ले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें तभी आपको प्राप्त हो सकती हैं जब आप शिक्षा ग्रहण करें। सो धन्यवाद। अपनी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहती थी। अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे या शेयर करना चाहे। धन्यवाद दीदी, आपने फूले के संदेश के बारे में बताया। आपका टॉपिक ही था महात्मा फूले का संदेश, शिक्षा मनुष्य का भूषण। तो आपने डिटेल बताया है कि ज्ञान के बिना कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक शब्द कंप्लीट है। सारी चीजें आपने बढ़िया से समझाया, आपको सादर धन्यवाद। ऐसे ही आपकी ज्ञान का हम लोगों को प्रवाह मिलता रहे, ये आशा है। इसके साथ ही हम रेखा को बोलते हैं कि रेखा, आप दीदी का धन्यवाद करो और पूछो। कोई अगर दीदी से कुछ पूछना चाहता है या कहना चाहता है तो ओपन है। इसके बाद अर्चना मैडम का भी हमारे पास है, अर्चना मैडम जुड़ी हैं, बताएंगी। तो रेखा, हैंड ओवर टू यू। थैंक्स मैम, आपने जो टॉपिक था आपने उसे बताया, इनफैक्ट सीखने को मिला। जैसे कुछ कुछ बातें जो हम बुक्स में अभी, जो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा था उसमें तो वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपने जो बताया उसे एक नॉलेज मिल गया और हम लोगों ने उसे सीखा भी। तो थैंक्स मैम। अगर कोई इस टॉपिक में कुछ बोलना चाहता है या फिर पूछना चाहता है तो वेलकम। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Neetu Kushwaha. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने शिक्षा के बारे में बताया। मैम, शिक्षा जो है सबके लिए जरूरी है। तो मैम, हमारे समाज में शिक्षा को पैसे से देखा जाता है कि वो पढ़ा हुआ है तो वो कितना पैसा कमा रहा है। अगर वो पीएचडी कर ही लिया है तो कितना पैसा कमा रहा है। ये हमारा जो मतलब ऐसे कहते हैं ना आसपास के लोग कि हमारे बच्चे ने इंटर तक ही किया या फिर बीए किया, वो इतना पैसा कमा रहा है। या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैम क्या होता है कि उसमें लंबे समय लग जाते हैं। हो सकता है कि ना भी हो पाए, वो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सब्जेक्ट वीक है उसमें नहीं हो पाता है, तो मतलब आसपास के लोग पूछते हैं क्या हुआ, इतने साल प्रिपरेशन किए तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। तो मैम मतलब लोग ये नहीं समझते कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अब उसको हमारे समाज में पैसे से तौला जाता है। तो मैम उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम ऐसा क्यों जी होता है कि वो पैसे से उसकी जी बिल्कुल। यस इसलिए मैम। जैसे कि आपने देखा कि महात्मा फुले ने भी कहा है कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है और डेवलपमेंट नहीं है तो आपको धन नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ये कहना है कि शिक्षा जरूरी है,
और शिक्षा का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी धन के उपार्जन से नहीं है। ठीक है, शिक्षा जो है हम वो अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में क्या होता है कि शिक्षा को हम धन उपार्जन से जोड़ते हैं। धन उपार्जन एक चीज है, शिक्षा का उपयोग होता है कि उचित तरीके से धन उपार्जन करना, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए तैयारी कर रहा है और वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा जो है हमारे जीवन को जीने में हमारी मदद करती है। हो सकता है हम सिविल सर्विस की परीक्षा पास ना कर पाए, लेकिन हमारे पास करने को कई और भी चीजें हैं, और हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, ना कि धन उपार्जन के लिए। धन उपार्जन बस एक उद्देश्य है शिक्षा का, मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य जो है कि आपके अंदर एक वैल्यू, आपके अंदर जो स्वतंत्रता के लिए आदर, दूसरों के लिए आदर, आपको अच्छे बुरे की समझ, आपको अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करने की जरूरत, ये सब शिक्षा का महत्व है। आपने पीएचडी की है तो आई एम 100% श्योर कि अगर कोई पीएचडी करता है तो उसके अंदर ये आत्मसम्मान तो रहता ही है कि उसने पीएचडी करी है, वो ग्रेजुएट है, वो इंटरमीडिएट है। क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कितने भी बड़े विद्वान हो, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि यार मेरे पास डिग्री नहीं है, इसलिए हमारी ये रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो खूब पढ़िए, डिग्री भी लीजिए, लेकिन धन उपार्जन का वो सोर्स हो वो जरूरी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है। और जो मतलब अगर कोई अभिभावक है उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को इसके लिए फोर्स मत करें कि भाई अगर आपने सिविल सर्विस नहीं करी है और नहीं कर पाए हैं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। ऐसा शिक्षा का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू दीदी। रेखा, और भी कोई है क्या? 1-2 मिनट है विवेक, कितना मिनट और टाइम है इस लिंक में? 2 मिनट सर। 2 मिनट। तो अर्चना मैडम है, तो अर्चना मैडम को हम नेक्स्ट लिंक से ही स्टार्ट कराएं। इसके पहले जस्ट अगर कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोल ले, 1 मिनट 2 मिनट। अखिलेश सर कुछ बोलना चाहते हैं सर। यस अखिलेश बोलिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यस, नमस्ते 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 जी। हाँ सर, आप लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया है बहुत अच्छा है। मेरा सुझाव इतना ही है कि अपने वर्ग को शिक्षित करने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके पास साधन नहीं होते। तो कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे कि उनको जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षित कर सके। और हमारा शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित ही करना हो, और धनोपार्जन अगर हम शिक्षित हैं तो किसी न किसी प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि कोई एनजीओ इस तरह से बनाया जाए कि धीरे धीरे नीचे के स्तर तक जो लोग शिक्षा से दूर है उनको शिक्षा से जोड़ सके। जी अखिलेश सर, अपना नंबर दीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, हम लोग बात करेंगे। इस पर डिटेल वर्कआउट हो रहा है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बात करेंगे। आप अपना नंबर मैसेज करेंगे तो बेटर रहेगा जी। ठीक सर, मैसेज कर देना। थैंक यू, धन्यवाद जी। जी I welcome to you, ma'am. Our respected Archana Wankhede, ma'am. She is an IAS officer of 2019 batch, West Bengal cadre. She is from Buldhana district of Maharashtra. She has done Master of Engineering in Computer Science and Engineering from Pune University. She is a very dynamic and excellent officer, and currently posted as SDO in Katwa, Bardhaman district in West Bengal. So now I welcome to you, ma'am. Please, ma'am, I hand over to you. Thank you so much, and thank you, sir. मैम आपको भी नमस्कार, जय भीम। और सभी श्रोताओं को भी मेरा जय भीम। आज हम महात्मा फुले की जयंती मना रहे हैं। मैडम जितनी शायद मेरी हिंदी अच्छी ना हो क्योंकि मैं अब बांग्ला में ज्यादा अभ्यस्त हुई हूँ, और पहले तो मराठी थी, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी। तो मुझे जो विषय दिया गया है, माता सावित्री बाई फुले नारी शक्ति का प्रतीक। तो मैम ने हमको बहुत सारी चीजें बता दी,
बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम क्रक्स बोलते हैं। क्रक्स ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले मैम ने हमारे सामने रखा है। और जो उन्होंने अंत में बोला कि अज्ञान, तो जो नारी शक्ति का प्रतीक, इस विषय को हम नारी शक्ति मतलब कि नारी को 4 हाथ है, उसके हाथ में कोई शस्त्र दिए गए हैं और फिर मतलब उसका कोई देवी का जैसा रूप, ऐसा मैं नहीं देखती हूँ, ना ही महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले इनके परिप्रेक्ष्य में वैसा नहीं देखा जा सकता। तो शक्ति का प्रतीक, इसको मैं अज्ञान को दूर करने वाली शक्ति ऐसा ही देखती हूँ। तो जो मैम ने बोला कि अज्ञान मतलब मराठी में बोलते हैं कि विद्या विना मति गेली। मैम ने जो सारी चीजें बोली कि धन जाता है, ये सारी ही चीजें हमारी जीवन में, और हमारा जीवन एक पशु तुल्य हो जाता है जस्ट बिकॉज अज्ञान। तो ये अज्ञान दूर करने की इस प्रक्रिया में सावित्रीबाई फुले ने महात्मा फुले को जो साथ दिया है, या बिफिटिंग जो एक सपोर्ट उनको मिला, क्योंकि मैं ऐसा मतलब जनरल फैमिलीज में हम देखते हैं कि जब भी कोई पुरुष कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की रहे, ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी वेरी स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि बच्चे की शादी कर रहे हैं, बच्ची की शादी कर रहे हैं, वहां पे डावरी देना। तो डावरी लेना और देना, इसमें बहुत सी बार देखा जाता है कि घर के पुरुष लोग बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे या हम नहीं देंगे, तो महिलाएं बोलती है नहीं नहीं ऐसे कैसे, या फिर बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं। तो वो अंधश्रद्धाएं कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमको देखने को मिलता है कि अंधश्रद्धाएं कभी कभार और बहुत सी बार ही परंपरागत चलती आ रही है, जस्ट बिकॉज कि हम महिलाएं पुरुषों को अगर कोई उसमें बढ़ चढ़कर उसको तोड़ने के प्रक्रिया में इफ दैट पर्सन वांट्स टू इन्वॉल्व, तो वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो घर में सबसे ज्यादा विरोध महिलाओं से आता है। तो इस रीजन से मैं माता सावित्री को बोलूंगी कि सही में वो एक बड़ी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ उनके हस्बैंड को साथ दी, लेकिन उन्होंने खुद भी आगे जाकर बहुत सारी चीजें की है जो शायद महात्मा फुले ने उनको ना भी बोली हो। जैसे ही मैं सुबह मैं एक चीज पढ़ रही थी, मैम ने बहुत सारे बुक्स बोल दिए, लेकिन महाराष्ट्र शासन का बुक है, आई डोंट नो आपका तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन नहीं है, सावित्रीबाई फुले का समग्र वाङ्मय है, महाराष्ट्र शासन ने उसको प्रकाशित किया है। तो उस पुस्तिका में छोटा ही बुक है, तो उसमें सावित्रीबाई ने महात्मा फुले जी को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में बोला है कि हमारे ग्राम में, हमारे गांव में एक पुरोहित आता था प्रवचन करने के लिए, और उसका एक निचली जाति के महिला के साथ प्रेम हो गया, और वो दोनों विवाह करना चाहते हैं, या ये तो गांव वालों ने सबने उनको मिलके पीटा है और शायद मार ही डालते, लेकिन मैंने उनको बचाया, और मैंने तब अंग्रेजों का शासन था, तो मैं उनको वहां पे लेके गई और उनको बचा के अब मैं आपके यहाँ उनको भेज रही हूँ। शायद पुना की बात हो कि वो पुना में भेज रही है। तो सावित्री माई को अगर हम देखें और एक ही शब्द में अगर उनको कोई मुझे बोले कि उनको संक्षिप्त में बताया जाए, तो मुझे लगता है कि द हाईएस्ट एपिटोम वी कैन से ऑफ करेज, मतलब जो साहस है, जो हिम्मत है, जो उन्होंने दिखाई है। क्योंकि आज भी अगर हमको कुछ चीजें करनी है तो हम हमेशा सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा। मैं अगर कुछ अलग तरह के कपड़े पहनती हूँ, अगर मैं कुछ अलग तरह का एजुकेशन लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोचती हूँ कि मैं रिक्शा चालक बनूं, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर बनूं, तो समाज क्या सोचेगा। अगर मैं ट्रक ड्राइवर बनूं तो समाज क्या सोचेगा। Am I audible? किसी का हाथ मुझे हैंड रेस दिख रहा है। Am I audible? यस ऑडिबल, फाइन। तो और लोग अपने माइक म्यूट कर लें, मैडम का माइक अनम्यूट रह गया। जी मैडम बोले प्लीज। तो ये जो कोई अलग से मार्ग चूज करने की जब बात आती है, तब हम बिल्कुल हट से जाते हैं। तो सावित्री माई का अगर हम देखें, जैसे मैंने बोला कि हिम्मत, साहस, ये 2 वर्ड में उनके लाइफ को डिफाइन करने के लिए यूज करूंगी, क्योंकि आज अगर मुझे मतलब हम सारी ही महिलाओं को अगर कोई बोले कि कोई महिला है जो विधवा हुए है बहुत कम उम्र में, उस विधवा महिला का
एक तो शोषण होता था। आप लोग जानते हैं कि महिलाएं तो बोल ही नहीं सकते, बच्चियों की शादी हो जाती थी 10 साल में, 7 साल में, 9 साल में, ऐसी शादियां हो जाती थी। उसके बाद में और उसकी शादी होती थी 55 साल के, 60 साल के, 70 साल के बूढ़े पुरुष के साथ, और कुछ दिनों के बाद वो गुजर जाता था। उस बार वो महिला, वो लड़की 15 साल में, 16 साल में विधवा हो जाती थी। उसकी भी एक शारीरिक नीड रहती है, और उसके ही जो आसपास के लोग हैं, उसके ही जो रिलेटिव है, वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। सिंपल भाषा में बोला जाए तो बहुत सी बार उनका बलात्कार होता था। और इससे जो प्रेगनेंसी होती थी, उस प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए वो बहुत डरती थी। उनको लगता था अब मैं तो विधवा हूं, मुझे अब समाज किस नजर से देखेगा। तो इन सारी चीजों के चलते वो खुदकुशी कर लेती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं का दुख देख के महात्मा फुले और सावित्री माई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, आवाज सुभाष कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो इज इट द प्रॉब्लम नहीं फॉर और एवरीवन? हाँ, नहीं एवरीवन इज ओके। सुभाष जी अपना एक बार अनम्यूट करके फिर से म्यूट कीजिए एक बार, तो फिर से तो आवाज आ रही, सबको आ रही है आवाज? यस यस कंटिन्यू। यस तो यस। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की थी। इस बाल हत्या प्रतिबंध गृह में वो क्या करते थे, वो ये विधवाएं या जो परित्यक्ता मानी अबेंडनेंट फ्रॉम द हस्बैंड एंड मे बी फ्रॉम द सोसाइटी फॉर वेरियस रीजंस, ऐसी महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है उनको अपने घर में रख के उनकी डिलीवरी करते थे और उनके बच्चों का और उनका ख्याल रखते थे। तो आज के डेट में भी अगर हम ऐसा कुछ सोचे भी कि मैं एक महिला हूं, या हम खुद को क्या बोल सकते हैं कि एक समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास मानते हैं, तो आज भी क्या हम इस पे काम करने के लिए बहुत से लोग रेडी होंगे कि जो कुमारी माताएं हैं, मतलब जिनकी अनमैरिड मदर और अनमैरिड प्रेगनेंसीज, और ऐसी अगर रेप विक्टिम्स है, तो क्या बहुत कम लोग आप हमको मिलेंगे कि जो उनको घर में लाके इतने प्यार से, इतनी करुणा उनमें थी कि उन्होंने उनको संभाला, ना सिर्फ संभाला, उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ इस समाज में जगह दी। तो दिस आर द थिंग्स की जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को बहुत महान बनाती है खुद के जीवन में भी। और ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग होते थे और है जो बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, बहुत काम भी करते हैं समाज के लिए, बट जब उनके जीवन में वो चीज लाने की बारी आती है, तब वो हिचकिचाते हैं, तब वो बैक फुट पे आते हैं। तो महात्मा फुले का शायद ये चीज मैंने लास्ट से इसमें भी बोली हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए फिर से बताती हूँ। महात्मा फुले का कोई बायोलॉजिकल खुद का बच्चा नहीं था, तो जब उनका बच्चा नहीं था तो घर वालों का प्रेशर था कि तुम दूसरी शादी कर लो। जब वो चीज तब बहुत कॉमन थी, 2 बीवियां होना, 3 बीवियां होना बहुत कॉमन था। तो महात्मा फुले को बोला गया कि तुम दूसरी शादी कर लो, सावित्री को बच्चा नहीं हो रहा है। तो महात्मा फुले का उत्तर सुन के मुझे लगता है आज भी ये उत्तर देने के लिए है बहुत हम खुद को प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, लेकिन कितने लोग आगे आएंगे, आई रियली वंडर। तो महात्मा फुले ने बोला था कि सावित्री और मैं दोनों ही मेडिकल टेस्ट करते हैं, और मेडिकल टेस्ट में अगर देखा जाता है कि मुझ में प्रॉब्लम है, तो सावित्री का हम दूसरा ब्याह करा देंगे किसी और आदमी के साथ, और वो भी हमारे इसी घर में रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं दूसरी स्त्री के साथ विवाह करूं और वो इस घर में रहेगी। अगर ये चीजें आपको मान्य है तो मैं ये सब आपका कहना मानने के लिए तैयार हूं। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई आदमी या आज भी कोई परिवार ऐसा कह पाए कि अगर हमारी लड़के में प्रॉब्लम है तो हम हमारी बहू का दूसरा विवाह कर देंगे। तो दिस वेर द थिंग्स की जो उनको बहुत समय के आगे लेके जाती है, और वो हमको गाइडिंग लाइट जैसे लगते हैं। क्योंकि जैसे ही इंट्रोडक्शन में जो लड़की इंट्रोडक्शन दे रही थी उसने बहुत अच्छे से बोला कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल रिफॉर्मर एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम होम। तो महात्मा फुले के और सावित्री बाई के जीवन से हमें अगर कुछ लेना ही है, तो मुझे लगता है ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मैं मेरे घर में और मेरे आजू बाजू में कितने लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, यही देखना बहुत जरूरी है। और इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारे उदाहरण उनके जीवन में होंगे। एक उदाहरण मैं बोलती हूँ, वो है मुक्ता साल्वे, जो एक
महार मतलब जो बहुत नीची जाति तब समझी जाती थी, उस जाति से आती थी, उस लड़की को महात्मा फुले ने पढ़ाने के बाद उस लड़की ने एक निबंध लिखा है, निबंध ऐसे छोटा लिखा है, वो बहुत आज भी प्रासंगिक है और आज भी हमको लगता है कि इतनी छोटी बच्ची का इंटेलेक्चुअल स्तर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो महार मांगांच्या दुःखाविषयीचा निबंध मतलब महार मांग जो जातियां तब निचली जाति मानी जाती थी, तो वो बहुत सारे सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों, मतलब एक मनुष्य के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर सकता है। तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। आज यहाँ पे लड़कियां होंगी और लड़कियों का एक सर का अलग चैप्टर है, हम होंगे कामयाब का। तो लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरी नहीं वो भी जानते हैं, कि जैसे कि टीवी में बहुत सारी सीरियल्स है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस लोग हैं, बहुत हीरोइंस है, बहुत सारी ये है, बट हमारे खुद के जो हीरोज है, हीरोइंस है, हमारे जो लीडर है, उनके बारे में बहुत हम कम जानते हैं। तो सोशल मीडिया के युग में बहुत कठिन है कि बच्चों को ये सारी आदतें लगाना कि वो पढ़े। हम जब किसी की जयंती पुण्यतिथि सेलिब्रेट करते हैं, बाबा साहब की हो, महात्मा फुले की हो, कबीर की हो, शाहू जी महाराज की हो, जब भी हम ये सेलिब्रेशन करते हैं तो ये सेलिब्रेशन एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, जैसे हम इसी के माध्यम से आज कर रहे हैं। ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी मुझे लगता है होना कि हम पढ़े इनके बारे में ना। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स को हमको लगता है कि बहुत बड़ी है। मतलब आप तो सारे यंग बच्चे हो, तो बच्चों को ये भी बोल दूं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जैसे एक लड़की ने सवाल पूछा कि जब हम प्रिपरेशन करते होते हैं तो एवरीबडी हमको जज करने लगते हैं कि पैसे नहीं कमा रही है, कमा रहा है, या इतना पढ़ के फिर क्या मतलब है, 3-4 साल हो गए, नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, ये सारी चीजें है। और बहुत सारी चीजें हैं, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ब्रेकअप हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बच्चों की जिंदगी की, वो प्रॉब्लम्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा सोल्यूशन हमको इन लोगों के चरित्र पढ़ के ही मिलेगी, कि प्रॉब्लम्स हमको ही नहीं है और हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। इन लोगों ने जो हमारे लिए झेला है, आज मैं जब भी मैं जाती हूँ, यंग वोटर्स को हमको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें लड़कियां बहुत होती है, महिलाएं होती है, तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि ये जो अधिकार हमको मिले हैं, जो आज हमें बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हम जन्मे और हमको ये मिल गए, ऐसा नहीं है। महात्मा फुले ने जब पहली स्कूल खोली तो उनके तो माता पिता ने तो उनको घर से बाहर निकाल ही दिया था, लेकिन जब बच्चियां आती थी, जब लोग अपनी बच्चियों को लेके आते थे, तो वो बस्ता रहता है गोनी, जिसमें जवार बाजरा जो गेहूं हम भर के लाते हैं, उस गोनियों में बच्चियों को बिठा के लाते थे पीठ पर, और स्कूल में आके खोलते थे, वो बच्चियां बाहर निकलती थी, पढ़ती थी, और उसके बाद में जब जाते थे तब वैसे ही भर के जाते थे। तो आज हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो सब बच्चियां ये सुन ले कि छोटी मोटी मोटी जो कठिनाइयां है हमारे जीवन में अवश्य ही है, मैं नहीं वो डिनाई नहीं कर सकते। तो हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर में बाहर बहुत महिला एज अ महिला हमको बहुत सारी परिस्थितियों का और अन्यायों का सामना करना पड़ता है, बाहर भी घर में भी हमको लगता है कि अरे मुझे तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई डिजर्व। मेरे काउंटर पार्ट है, शायद मेरा भाई हो, शायद मेरे पिता हो, शायद मेरा हस्बैंड हो, तो उनके जितना रिस्पेक्टफुल मेरी लाइफ नहीं है। लेकिन जब हम महात्मा फुले की लाइफ देखेंगे, सावित्री माई की लाइफ देखेंगे, बाबा साहब की लाइफ देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये मेरी लाइफ बहुत इजी है, बहुत सीधी है, मेरे हाथ में ये कलम पहले से है। ये कलम किसी को हाथ में लाने के लिए ही बहुत लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो ये सैक्रिफाइसेस हम ध्यान में रखेंगे आज के दिन में। और मैंने बोला, जब जयंतियां हम सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेशन मीन्स रीडिंग, ये वाला जब अगर हम मूल ध्यान में रखे, ये ब्रीदवाक्य अगर हम बना ले कि किसी भी महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि मतलब मैं इतने घंटे पढ़ूंगा ही उनके बारे में, या फिर अगर मैं किसी परीक्षा का अभ्यास कर रहा हूं तो शायद वो पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं पढ़ूंगा और वैसे मैं आदरांजलि दूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा। तो यही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। तो नारी शक्ति
यस श्योरली नारी शक्ति है और सावित्री माई, और उस नारी शक्ति को ऐसे ही देखा जाए कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, जो हमारे आसपास में अन्याय हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट बोले, उसके अगेंस्ट विद्रोह करे। फैमिली में जो आपको लगता है कि हमारे साथ या हमारे आजू बाजू में अन्याय हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैपन इन आवर फैमिलीज एज वेल एज अराउंड। तो मेरा यही सबको निवेदन रहेगा कि let us fight whatever are the bad things around us, and that will be the real tribute to these great leaders. Thank you so much sir, आपने ये चांस दिया मुझे यहाँ पे आज व्यक्त होने का। सभी को थैंक यू, और कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू अर्चना मैडम, थैंक यू। दीदी ने तो से बताया, अभी आपने भी बोला, लास्ट टाइम भी आपने सावित्रीबाई फुले माता के ऊपर बोला था। एक्चुअली आप भी जब बोलती हैं तो वो आवाज कहीं राइटिंग या बुक से नहीं आती, आपके हार्ट से आता है। तो रियली जो फीलिंग फ्रॉम इनसाइड है वो बाहर निकल के आती है। तो लगने लगता है कि हम उस इरा में चले गए जब वो समय था बोरियों में बच्चियों को बांध के इसलिए स्कूल में लाना पड़ता था कि कोई ये ना कह दे स्कूल बच्ची क्यों जा रही है। क्या वो दिन रहा होगा कि बोरी में एक बच्ची को बांधा गया और कोई न देखे उसको स्कूल में ले जाए और खोल के वहां पे बच्ची पढ़ी, अब फिर पढ़ने के बाद घर जाना है तो उसके पिताजी या घर वाले फिर उसको बोरी में बांध के ले जाएं, कहीं दूसरों को ना मालूम हो। ऐसे दिन से हम लोग गुजर के आए और आज आपने बोला कि पेन हमारे हाथ में है। रियली हमारी मतलब बहुत अचीवमेंट है। हम लोग आज के दिन में उस हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत आगे है। तो ट्रिब्यूट तो देना होगा और उन लोगों को देना होगा जो लोग अपने घर से निकाले जाने के बावजूद, अपने घर से बाहर कर देने के बावजूद समाज के लिए काम किया। और ऐसी चीजें आपने बताया, आपको सादर धन्यवाद। मैं रेखा को बोलूंगा कि मैडम के बारे में बोले। रेखा, धन्यवाद दो मैडम को। और उसके बाद जो भी ऑडियंस है फूले जी के बारे Yes, में ma'am. कुछ कह के कोई पूछना चाहेगा बोलेगा। यस, हैंड ओवर टू यू रेखा। थैंक्स मैम, रेखा, जैसे नारी शक्ति के बारे में आपने बताया। यस आई एम ऑडिबल। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज। आई एम ऑडिबल। यस यस, कैरी ऑन। सर तो थैंक्स मैम, आपने जैसे नारी शक्ति के बारे में बताया। वो मैम, ये मेरा एक क्वेश्चन एक और है। नीति ने पूछा कि आजकल की पढ़ाई को लेकर के जॉब से रिलेट कर पढ़ रहा है, कोई यही पूछ रहा है कितना पढ़ लिया, जॉब हुआ या नहीं हुआ, पैसे कमाया या नहीं कमाया। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कोई लड़की पढ़ रही है और घर वाले उससे पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं अब इसका एज इतना हो गया, इतना पढ़ाई कर ही ली, तो वो ये देखते हैं कि शादी के लिए एलिजिबल हो गई या नहीं। वो शादी के लिए एलिजिबल हो जाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो अगर वो मौका भी लेती है कि मुझे 1 साल 2 साल 3 साल रहने दे, मैं ये जॉब कर लूंगी या फिर मैं कुछ औहदे पे चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसे अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो घर वाले उसे जबरदस्ती करके शादी करा देते हैं, लेकिन उसके पीछे का एफर्ट देख करके और मौका नहीं देते हैं। तो इससे कैसे उन्हें इंस्पायर करें, फिर कैसे समझाएं? देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और ये प्रश्न बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था वैसी है। फर्स्ट थिंग इज आप मतलब क्विक सॉल्यूशन अगर आपको बोलूं तो जैसे सर है, हम है, या समाज में जो भी लोग हैं जिन्होंने थोड़ा समय लेके थोड़ी सी पेन सहन करके जिन्होंने खुद को साबित किया है, ऐसे लोगों के साथ शायद आपके माता पिता अगर बात करें तो उनको वहां से प्रेरणा मिल सकती है। उनको वहां से लग सकता है कि अगर किसी और के बेटी ने किया है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। और ये स्ट्रगल जो पहली बार करता है उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं खुद का ही उदाहरण दूं, मेरी ही फैमिली का उदाहरण दूं, तो मेरे फैमिली में हम लोग फर्स्ट ग्रेजुएटिंग जनरेशन है। तो मेरी बहन को जब इसके लिए डिप्लोमा के लिए कहीं और भेजा जा रहा था, औरंगाबाद भेजा जा रहा था, तो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स जैसे मासी है, ये सब सारे लोग हैं, वो बोल रहे थे तुम भेजो मत, बच्चियां भाग जाएंगी, वो किसी और के साथ अगर भाग जाती है तो तुम्हारी नाक कटेगी, वही जो सारा ये होता है, तो तुम भेजो मत। तो ये माता पिता को समझना और बच्चियों को वो प्रूव करना, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक होती है। जब मुझे लगता है माता पिता आपको चांस देते हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था ऐसी है कि वो आपको 3
10 साल चांस शायद दे भी ना पाए। उनकी परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां वैसी ना हो, या फिर उनको डर हो कि 26-27 की हो जाए तो फिर बाद में लड़के नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है माता पिता ने अलाउ करना, या फिर उन्होंने पेशेंस दिखाना, और जब वो पेशेंस दिखाते हैं तब बच्चियों ने इतना ज्यादा उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम इस परीक्षा की बहुत सारी एस्पिरेंट्स को देखते हैं और वो समझते भी है कि देयर आर सम एस्पिरेंट्स, एटलीस्ट 30-40% ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स। मतलब बच्चियां जब उस क्लास में जाती है तो क्लास करना, और मतलब इट शुड बी 100% ऑनेस्ट एफर्ट्स देन। उसमें अगर 100% आपके ऑनेस्ट एफर्ट्स हो तो आप आईएएस की परीक्षा के लिए बैठे हो तो शायद स्टेट पीसीएस हो जाए, स्टेट पीसीएस के लिए बैठे हो तो शायद कांस्टेबल हो जाए, शायद शिक्षक हो जाए, शायद आपका किसी और ग्रुप बी में हो जाए, ग्रुप सी में हो जाए। लेकिन आप 100% ऑनेस्टली पढ़ाई कर रही है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, और आपका कुछ भी ना हो, ये मतलब ये मानना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं कहती हूँ अगर आपको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सारी लड़कियां लड़के जो भी है उनके लिए सब सेम ही बोलूंगी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जैसा लीजिए। जब हमको उतने दिन जिए जाते हैं ना, तो अगर आप 100% ऑनेस्टली, ईमानदारी से बिल्कुल उसी में लग के करते हैं, आप बोलेंगे कि मैं 10 लोगों को फॉलो करूंगी इंस्टा पे, 5 लोगों को मैसेज भेजूंगी, ये सब चलते हुए अगर मैं करूंगी, हो सकता है आप किसी का अफेयर हो, फिर मैं उसको भी टाइम दूंगी, ये सारी चीजें करते करते आप पढ़ाई करोगे तो आप 5 साल नहीं, आप 10 साल देंगी तो भी नहीं होगा। तो दीज आर 2 थिंग्स। माँ बाप को एक तरफ समझाना है, उनको विश्वास दिलाना है कि देखिए आपने 1 साल तो दिया था, 1 साल में मेरा इतना इतना हुआ है, देखिए मेरी इस परीक्षा में प्री पास हो गई, ये ग्रुप बी की ही परीक्षा थी लेकिन यहाँ तक मैं इंटरव्यू तक पहुंची, ये क्लरिकल का ही हो लेकिन मैं ये एग्जाम पास करी हूँ, तो मुझे प्लीज आप और 1 साल दीजिए। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे लगता है ये अगर इस तरीके से हम देखें तो अगर आपके माँ बाप बहुत ये मतलब आपका एफर्ट्स देखते हैं तो शायद आपको समय मिल भी जाए। तो है, देर आर पॉसिबिलिटी कि 5-7% लड़कियां लड़के जो बहुत सीरियस थे लेकिन फिर भी उनको चांस नहीं मिला, तो ये कंडीशंस हमेशा ही रहने वाली है। तो इफ दिस 2 थिंग्स आर देयर, आई थिंक कुछ गोल्डन मीन निकले। Yes, sir. आई Thanks, होप आई ma'am. हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. Thanks. यस रेखा, और अगर ग्रुप में जो हम होंगे कामयाब की जो गर्ल है उनको मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग देखो, हम होंगे कामयाब में बहुत सारी बच्चियां हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन मैं फील करता हूं कि जो अर्चना मैडम बोल रही हैं उसको दिमाग में डालना पड़ेगा। किरण मैडम भी आती हैं और भी टीचिंग फैकल्टी आते हैं। तो अर्चना मैडम का जो कहना था उसमें सार केवल मुझे यही लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने, किसी ने भी अगर आपको टाइम दिया है, अलाउ किया है साल भर पढ़ने के लिए, तो उसको डू और डाई कर लो, करो या मरो। अगर टाइम मिला है तो पढ़ना है, कुछ और नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो डू और डाई नहीं किया तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ भी थोड़ा सा धोखा है और पेरेंट्स के साथ भी है, क्योंकि पेरेंट्स भी जो टाइम देते हैं उनके दिमाग में भी 10 बातें होती हैं, वो देंगे। अगर आप पहले साल में कहीं आ गए, आप 50% आ गए, 60% आ गए, रिटेन क्वालिफाई कर लिया, कहीं कर लिया, तो पेरेंट्स और 1-2 साल उनका होप बढ़ता है। लेकिन अगर पैमाना 0 पे ही रहेगा, जहां पे आप पहले थे 2 साल बाद वही हैं, तो फिर पेरेंट्स को भी मानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समय की बात है। तो ये जैसा इन्होंने बड़ा कॉम्प्लेक्स है, दोनों मिल के करना है, कोई ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत है या बच्चे गलत है, दोनों के बीच की समझ है। तो थैंक यू, हम होंगे कामयाब इसके लिए सपोर्ट में है। जो भी जरूरत पड़ेगी सारी बच्चियों का, स्पेशली लड़कियां बहुत बढ़िया कर रही हैं, लड़कों को भी मैं बोलूंगा, हम होंगे कामयाब की कम से कम 20-25 लड़कियां हैं जो अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रही हैं, इवन दे आर आल्सो सपोर्टिंग देयर ओन फैमिली। तो इसको हम लोग 1 by 1 ले चलेंगे। थैंक यू रेखा, मैडम का भी थैंक यू। अब आगे बोलो, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी बोलना चाहता है, आप इनवाइट कर सकती हो, ओपन फोरम, जिसको जो कहना हो। अगर किसी मेंबर को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, प्लीज वेलकम।
किसी का कोई प्रश्न है? हेलो हेलो यस बोलिए जी। जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ। आज का मैं जो प्रोग्राम देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है। सही मायने में हम होंगे कामयाब। जो जो फ्लैगशिप के अंदर जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस मामले में हमारे पार्टिसिपेंट ने कुछ प्रश्न किए थे, बहुत अच्छा ही प्रश्न किए थे। जैसे एक्चुअली ज्ञान या शिक्षा क्या देता है जीवन में, तो मेरे समझ से सिर्फ एक ही बात है, वह आत्मबल हमें देता है जो कि जीवन को किसी संघर्ष को हम किसी भी संघर्ष में विजयी हो सके। ये शिक्षा का ही देन होता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरा चीज और एक है कि यहाँ में जितने पार्टिसिपेंट भाग लिए हुए करीब करीब सभी शिक्षित हैं। तो सवाल है कि ये शिक्षित लोग यदि ये समझ ले कि मैं तो शिक्षित हूँ, हमारा क्या है, हमारा परिवार तो आगे बढ़ गया, उस रिस्पेक्ट में मैं दो छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। 2 मिनट समय लूंगा। मैं एक प्रोग्राम अटेंड किया था, वही मलेरिया से बचने के लिए। वहां में मैंने जा करके बताया लोगों को कि अपने कहिए सर्विस काल में कि मलेरिया से बचने के लिए आपको स्टेगनेंट वाटर, मैंने पानी को जमा नहीं होने देना है, आप हमेशा घर को साफ करके रहिए। 1 महीना के बाद में जब मैं उस गांव में गया तो वहां में एक लड़का बोला कि सर आपने जितने भी काम कहे हुए थे मैंने सब कुछ किया, फिर भी हमको मलेरिया हो गया। मैंने कहा कि देखिए आप एक काम किए थे, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था क्या अपने पड़ोसियों को वह ज्ञान दिए थे, बताए थे? उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ये नहीं किया। तो मैं कहा कि देखिए मच्छर उसके घर में जन्म लेकर के आपके आपके घर में आकर आपको काटा है, जिसके चलते आपको मलेरिया हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने शिक्षित हैं, यदि आस पड़ोस के लोगों को भी हम लोग वैसे ही शिक्षित करें तो हम लोग एक डेवलप समाज का परिकल्पना कर सकते हैं या डेवलप समाज बना सकते हैं। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू। मुझे लगता है अमित चंद जी बोल रहे थे क्या? एक सर RS मौर्य जी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं सर। नहीं, वो मैं उनको बोलता हूं, लेकिन ये जिसने बोला है उनका इंट्रोडक्शन हम लोग नहीं समझ पाए। मुझे लगता है अमित चंद जी आसाम से बोले थे। जी सर, जी सर। तो जी हाँ, बहुत मैं बढ़िया अमित आपने चंद बोल रहा बताया। हूँ आसाम से। अमित चंद जी आप अपना इंट्रोडक्शन 1 मिनट में दे देंगे तो लोगों को पता लगेगा कि आपने कितनी बढ़िया बात बोली है। अपना डिटेल बता दीजिए 1 मिनट अमित चंद साहब। ऐसे मैं ग्रेजुएट हाँ। इंजीनियर हूँ। 1984 में ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, और मैं 24 साल तक से असम गवर्नमेंट का अंडर में सर्विस किया हूँ। 2019 में मैं रिटायर किया। इसके बाद में मैं सकर्म से जुड़ा हूँ और सकर्म के लिए ही कुछ कुछ लिखता रहता हूँ कभी कभी। जी, तो थैंक यू अमीर साहब। आप एक्चुअली पीएचई में काम किए हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में। वाटर रिसोर्सेज पे इनका बहुत बढ़िया पकड़ है। इनको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी का क्या समस्या है और क्या चीजें गड़बड़ होती हैं। तो मलेरिया के द्वारा आपने बढ़िया हम लोगों को बताया कि मच्छर अगर बगल के घर में है तो भी हमें मलेरिया हो सकती है। ऐसी ही शिक्षा अगर दूसरे के घर में है तो हमें वो भी इफेक्ट कर सकती है। तो मिलके इससे फाइट करना होगा। एकदम। थैंक यू अमित चंद साहब। अब दूसरा कौन सा? रेखा लगता है RS जी बोलना चाहते हैं, उन्होंने हाथ उठाया था। आप इनवाइट कर सकती हो प्लीज। यस सर, प्लीज आरिफ मौर्य, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज किए हैं, आप पूछ सकते हैं। वेलकम। जी सर। हेलो, यस जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी। आवाज आ रही है? आ रही, हाँ यस सर, आवाज आ। वही कह रहे हैं, अभी ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई फुले पर जो बात हो रही थी, हम तो पहली बार आज ज्वाइन किए हैं। तो उसमें हमारा बस एक सुझाव है कि जो लोग नौकरी पेशा है, पढ़े लिखे हैं, किसी व्यवसाय में, चाहे शिक्षक हैं चाहे नौकरी करते हैं, उन लोगों को, समाज के लोगों को प्रेरित करना है, जगाना है कि अपने बच्चों को विद्यालय की तरफ केवल भेजा जाए, एक ही तरफ। क्योंकि कुछ बच्चे जो है मेला की तरफ चले जाते हैं, पूजा पाठ मंदिर की तरफ जाते हैं, झुक जाते हैं। इधर इसीलिए जो है मट जाते हैं लोग, शिक्षा की तरफ झुकता कम है, झुकाव कम होता है।
जब शिक्षा की तरफ झुकाव हो जाएगा तो धीरे 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 जब जो आदमी पकड़ लेता है तो शिक्षा अच्छी चीज है, पढ़ने से विकास होता है सबका, तो धीरे 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 विकास होगा सर। ठीक है सर, जी धन्यवाद। ललन मौर्य जी बोल रहे हैं भैया, सर। जी जी भैया, ठीक। सादर नमस्कार, थैंक यू, ठीक, थैंक यू। नमस्कार। तो रेखा, सब लोगों ने बोला, आभा दीदी ने भी बोला और मैडम भी बोली है, अर्चना मैडम। अगर कोई और बोलना चाहे तो बोलेगा, अदरवाइज कंक्लूड करने के लिए नीतू इसमें है, नीतू कंक्लूडिंग रिमार्क देगी। और रेखा उस हिसाब से आप पूछ लो, कोई और बोलना चाहे, अदरवाइज फिर नीतू को बोलना है। कल फिर हम लोग शाम को फिर मिलेंगे। रेखा। यस सर, अगर अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई और थिंक कल किसी शाम, का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, और कल शाम को फिर हम लोग रात में 8 बजे से 9:20 तक जुड़ेंगे। कल 2 और बढ़िया लोग आएंगे और इसी मुद्दे पे आगे बात अपनी विचार रखेंगे। तो ठीक है रेखा, ना हो तो फिर आप नीतू को बुला लो, नीतू पूरा समराइज करके क्लोज कर सकती है, 5 मिनट है। यस जी हाँ, नीतू दी प्लीज, 6 मिनट का टाइम है, गुड आप आफ्टरनून। शुरू कर लीजिए इस टाइम। Yes. Good afternoon, everyone. My name is Neetu Kushwaha. I am from UP in देवरिया district. तो जैसे कि आज हम सभी ने महात्मा ज्योतिबा बाई फुले के बारे में जाना, मैम लोग ने हमें बताया, आभा मैम ने बताया, अर्चना मैम ने बताया, सर ने बताया, आर्या सर ने भी अपनी बातें कही। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आभा मैम ने हमें ये बताया कि कैसे ज्योतिबा बाई फुले, कैसे वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए, जिस समय जातिवाद इतने ज्यादा प्रचलन में था कि लोग इतना ज्यादा भेदभाव करते थे, वहां से हमारे समाज को बहुत आगे लेकर के आए, लोगों को ये बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी पर्सन के लिए, न सिर्फ इसलिए कि वो जॉब कर सके, बल्कि इसलिए भी कि यदि कोई नारी शिक्षित है या फिर कोई पुरुष भी शिक्षित है, तो सर जैसे कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं, तो जब जो लोगों के घर है, तो कोई शिक्षित परिवार रहता है, तो उनके घर के आसपास कोई कूड़ा कचरा फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसको नॉर्मली हटा देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। वहीं पे कोई ऐसा वक्त जो बहुत अशिक्षित है, उनके यहाँ कुछ ऐसा हो गया या फिर कोई चीजें हो गई, तो उस बात को लेकर के वो झगड़ा करने लगेंगे। तो सर वो हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि कोई शिक्षित पर्सन है तो उन्हें पता है कि हम इसे साफ कर देंगे, उससे झगड़ा करने से हमारा इसमें कुछ होने वाला है नहीं, टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो सर इसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। बाकी सर शिक्षा करके, शिक्षित होकर के महिलाएं ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब कर सके, यदि वो अपने घर में रह रही हैं तो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके, अपने पूरे फैमिली को मैनेज करके चल सके। ऐसा नहीं सर, वही औरतें जाती हैं जो मतलब अक्सर शिक्षित नहीं होती हैं, घर से अलग हो जाना या फिर बहुत सारी चीजें। यदि कोई महिला शिक्षित है, वो सोचेगी कि हमारे साथ साथ हमारा पूरा घर परिवार सब आगे बढ़े, सबका नाम हो और सब कुछ अच्छे से हो, तो वो उस पर फोकस करेंगी। तो सर इसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। यदि महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो उनके बच्चे शिक्षित होंगे, और जो भी आसपास का इन्वायरमेंट होगा, आसपास के माहौल होंगे, वो सारे सब लोग उनसे कुछ सीखेंगे, तो कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है शिक्षित होकर के। तो लड़कियों को या फिर महिलाओं को या फिर पुरुष को भी पढ़ना या फिर शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें हमें आभा मैम ने बताया। साथ ही साथ उन्होंने उनके बुक के बारे में बताया कि ज्योतिबा फुले पे एक बुक है गुलामगिरी, जिसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने बताया। उसके बाद से जो हमारी अर्चना मैम थी, अर्चना मैम ने महिला शिक्षा पे बात किया। उन्होंने माता ज्योतिबा बाई फुले के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। जिस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय उन्होंने हिम्मत दिखाया और उन्हें पढ़ाया। और क्योंकि मैम ने ये भी बताया कि जो हमारी सावित्री बाई फुले थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको उनके पति जो ज्योतिबा बाई फुले जी हैं, उन्होंने घर पे ही पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो दूसरे महिलाओं को शिक्षित कर सके। तो उन्होंने, मैम ने सावित्री बाई फुले जी के लिए एक वर्ड कहा कि वो बहुत ही साहसी महिला थी। जिस आज के समय में हमें भी साहस दिखाना है और आगे बढ़ना है, तो उन्होंने उनको साहसी महिला भी कहा। और उन्होंने, मैम ने ये भी बताया, ज्योतिबा बाई फुले और माता सावित्री बाई फुले का कोई बायोलॉजिकल उनका बेबी नहीं था, उन्होंने बच्चे को गोद लिया हुआ था। इसके बारे में भी मैम ने ये सारी चीजें हमें बताई। तो ओवरऑल करके बाकी सर जो आर्य सर है, उन्होंने भी बताया कि शिक्षा की तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। सर आए और सर ने कहा कि बच्चे जाते हैं और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो जो बच्चे हैं उनका जो झुकाव है वो शिक्षा की तरफ होना चाहिए, एजुकेशन की तरफ होना चाहिए।
जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके, सारी चीजें आगे बढ़ सके। बाकी एक रेखा ने सवाल किया अर्चना मैम से, जिसका मैम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जैसे उस समय पे जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, वहां से लेकर के आज हमारा समाज इस फील्ड में आ गया है कि महिलाओं को अपने पुरुष समाज के साथ, जैसे जो बच्चे हैं उनके साथ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत सारी जगह पे बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, अदर कंट्री में भी भेज देते हैं। तो जब वो वहां से अपनी मानसिकता को लेकर के यहाँ तक आ गए, तो हमें लगता है कि जैसे जैसे हम प्रूव करते जाएंगे उनकी ये भी मेंटालिटी खत्म होती जाएगी और इसमें भी वो आगे अच्छा करते जाएंगे। यदि हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमें टाइम दीजिए, हम अच्छा करेंगे, वो जरूर हमारी बातों को समझेंगे। तो जैसे समाज की उस श्रेणी से जहाँ पे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वहां से लेकर के आज हम फ्री हैं, हम बाहर जा सकते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हमारी फैमिली देख रही है सारी चीजें, क्योंकि उन्हें हम पे ट्रस्ट है। वो देख रहे हैं कि हम उनका विश्वास बनाए रखेंगे, हम चीजों को अच्छा करेंगे और हम अच्छा करके प्रूव करते जा रहे हैं, तो वो हम पे जरूर ट्रस्ट करेंगे। यदि हम उन्हें समझा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो फैमिली जरूर समझेगी। तो हमें भी कुछ अच्छा करना है ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी या फिर जो महिलाएं होंगी, उनको जो हमें सामना करना पड़ा उनको ऐसा ना करना पड़े। तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहूंगी। बाकी सर ने भी हमें एसके सर ने भी हमें बताया कि कैसे ज्योतिबा बाई फुले ने क्या संघर्ष किया था, उनकी पत्नी ने क्या किया था, और बाकी चीजें भी हमें बताई। बाकी जो रेखा है, रेखा ने भी बहुत अच्छे से सबका वेलकम किया, सारी चीजों के सबके बारे में डिटेल बताया। और जो क्वेश्चंस रेखा ने पूछा था, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसके बारे में आजकल हम सोचते हैं, कभी कभी ऐसा आसपास हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है कि लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू नीतू, थैंक यू रेखा, आभा दीदी को सादा धन्यवाद, अर्चना मैडम को, और हमारे कई सारे जितने लोग जुड़े हैं, प्रेमचंद जी बढ़िया बढ़िया लोग जुड़े, सबको धन्यवाद। कल शाम को फिर हम 8 बजे रात से 9:20 तक अपना कार्यक्रम होगा, इसमें 2-3 बढ़िया लोग फिर आएंगे और ये श्रृंखला कल चलेगी, परसों शाम को चलेगी, और अंबेडकर साहब की जयंती पे